हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू क्रॉनिकल्स ऑफ एशिया। और मैं पहले दो अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ला चुकी हूँ। टाइमलाइन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम 1858 ऑनवर्ड्स। तो जैसा मैंने पहले वीडियो में आपको बताया कि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का गठन 1885 में मुंबई में हुआ और उसका अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बैनर्जी ने करी और उसमें प्रमुख भूमिका रिटायर्ड ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफिसर A.O. ह्यूम ने निभाई और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने भी निभाई, जिसमें 72 प्रतिनिधि शामिल थे। और बहुत सारे लोगों का ये मानना, इतिहासकारों का मानना था कि ये ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का गठन एक ब्रिटिश साम्राज्य ने एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में किया, क्योंकि उनको डर था कि कहीं ये स्थिति, जो गुस्सा उनके प्रति है, जो लॉर्ड लाइटन का के अधिनियम थे और उनका जो नीतियाँ आई, उससे गुस्सा की इतना विस्फोटक ना हो जाए। तो उसको बचाने के लिए ह्यूम ने ये प्रस्ताव रखा कि जो है एक भारत में देशव्यापी एक संगठन का गठन हो, जिससे ये लोगों का गुस्सा बाहर निकल सके। और इसको बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे इतिहासकारों ने ब्रिटिश का बाय प्रोडक्ट भी कहा, ब्रिटिश साम्राज्य का। और अब अगर हम आगे चलते हैं इसके, तो हम ये देखते हैं कि ये एक फ़ोटो है जो उस समय ली गई थी। और ये 1885 में जब गठन हुआ संस्कृत विद्यालय में, मुंबई के संस्कृत विद्यालय में। तो ये फ़ोटो देखती हूँ मैं, है, आप लोग उसको देख सकते हैं, जिसमें 72 डेलीगेट शामिल हैं। मुझे लग रहा है शायद ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें होंगे। फिर अब अगर हम बात करते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का उद्देश्य क्या था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अगर हम उद्देश्य देखें तो उनका उद्देश्य था कि लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना, भारतीयों की राजनीतिक लक्ष्यों से परिचित कराना तथा राजनीतिक शिक्षा देना, आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना करना, देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के साथ मित्रता रखना और उनकी संबंधों को स्थापित करना, उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन एवं समर्थन देना, एक समान आर्थिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम हेतु देशवासियों का एकमत करना, लोगों को जाति, धर्म और प्रांतीयता के भावना से उठकर उनमें एक राष्ट्रव्यापी अनुभव को जागृत करना, भारतीय राष्ट्रीय भावना को प्रोत्साहन और उनका प्रसार करना। और अब अगर हम बात करते हैं कि उनकी प्रमुख मांगे क्या थी जब उनका गठन हुआ, तो उसके बीच में उन लोगों ने पहले अपने अधिवेशन में क्या मांग रखी। तो अब हम लोग हैं कि उनका था कि जो ICS एग्ज़ाम है वो एक साथ लंदन में और इंडिया में भी हो, जिससे जो भारतीय युवा इससे वंचित रहते थे वो वंचित ना हो और उनका अनुपात बढ़े इस सेवा में। और न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग किया जाए और जो स्थानीय निकाय हैं उनको ज़्यादा शक्तियाँ दी जाएं और जो ज़मीन के कर हैं उनको जो है कम किया जाए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाए और जो व्यय है सेना पे उसको कम किया जाए। अब अगर हम लोग बात करें कि जो क्या तरीका अपनाते थे ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस अपनी मांग मनवाने का या ब्रिटिश साम्राज्य के सामने विरोध करने का, तो अब अगर हम बात करते हैं तो जो नेतृत्व था उसको अंग्रेज़ी साम्राज्य के न्याय पर पूरा विश्वास था और वो उससे प्रेरणा भी लेते थे और उससे मार्गदर्शन भी लेते थे। और वो अपनी मांगों को ज्ञापन के ज़रिए, मीटिंग के ज़रिए और प्रस्ताव के ज़रिए, प्रतिनिधि मंडल मिलने जाता था उसके ज़रिए अपनी मांगों को उनके समक्ष रखते थे।
और उनकी जो राजनीतिक गतिविधियां थी वो सिर्फ भारत में शिक्षित वर्ग तक सीमित थी। और उनका जो मुख्य उद्देश्य था अपने राजनीतिक अधिकार पाने का और स्वशासन, उनका कहना था कि वो चरणबद्ध तरीके से मिलेगा। और अगर हम कांग्रेस ने जो मांग रखी थी वो सिर्फ अगर हम बोलें तो जो परिषद था उसका जो विस्तार करने की जो मांग थी और उसमें जो भारतीयों को और अधिकार देने की मांग थी, वो 1892 में जो मांगी गई आया एक्ट। तो लेकिन वो भी बहुत उसमें भी बहुत त्रुटियां थीं, उसमें भी बहुत जो है गलतियां थीं, और उसमें वो मांग जो मांगी गई वो उस तरह से नहीं थी। और एक बहुत सारे चीज़ें थीं जो उसमें उन लोगों ने अपनी ढंग से रखी। जैसे भारत की विशाल जनसंख्या है, उसके अनुपात में विधान परिषद में केवल 4 सदस्य की वृद्धि थी, और विधान परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत था, और जो निर्वाचन था वो व्यवस्था बिल्कुल सिर्फ नाम मात्र के लिए उन्होंने रखी थी। और तो इस तरीके की बहुत सारी त्रुटियों के साथ ये अधिनियम पास हुआ था, फिर भी एक ये मांग मानी गई। और अगर अब हम बात करते हैं कि उस समय जो नेता थे ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के, उसमें जो प्रमुख नेता थे वो WC बैनर्जी थे, जो प्रथम अध्यक्ष भी बने। दादा भाई नौरोजी जो थे, जो 3 बार अध्यक्ष बने। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, जिनका गठन में ही बहुत भूमिका थी, जो बंगाली एक पत्रिका आती है उसके संपादक भी थे। और इन्होंने इंडियन एसोसिएशन बनाया जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस में मिला। और गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी कहे जाते हैं, और बहुत सारे और भी थे, फिरोज शाह मेहता थे, मदन मोहन मालवीय थे। लेकिन अभी ये और इन नेताओं के लिए मैं इनकी जीवनी या इनके जो प्रमुख कार्य थे उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगी आप लोगों के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल ये 4 का है। और अब अगर हम कहें काल ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का, तो इसके 2 काल हैं। एक तो उदारवादी फेज़ जो उसका प्रारंभिक चरण था 1885 से 1905 तक का, और उसका दूसरा काल है वो अतिवादी काल कह सकते हैं, और इसमें इसको एक्सट्रीमिस्ट फेज़ भी बोलते हैं, जो 1905 से 1919 तक था। अब अगर हम बात करें कि जो प्रारंभिक काल था 1885 से 1905 में, तो उसमें जो वहाँ ये जो लोग इनके नेतृत्वकारी थे, जो नेता थे ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के, और वो उनका जो इस काल में जो कांग्रेस के नेता का पर समृद्धशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर ये सब शामिल थे, और इन्हीं तक ये सीमित था, और इन्हीं के अधिकारों की ज़्यादा ये बात भी करते थे। और इन मध्यम वर्गीय जो लोग थे, उनका जो ढंग था जो प्राय संवैधानिक लीगल होता है, और यही ढंग उनके राष्ट्रीय संघर्ष में भी दिखाई पड़ता था। और ये जो उपाधियाँ और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र रहते थे। और इनके जो बड़े बड़े कांग्रेस में जो आने वाले प्रतिनिधि थे वो भी बड़े बड़े नगरों से आते थे। इनका जन साधारण के लोगों से कोई संपर्क नहीं था। और ये एक बार फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। और इसमें ये जो उदारवादी दल के था वो अंग्रेज़ी साम्राज्य के बने रहने में ही, और बने रहने ही नहीं अभी तो उसको बहुत मजबूत करने के लिए पक्ष में था। और उन्हें डर था कि अगर ब्रिटिश भारत छोड़ के चले जाएंगे तो यहाँ बहुत अव्यवस्था फैल जाएगी। तो इसलिए इस पूरी भावना को इसमें उन्होंने कहा कि भारत को की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा है कि अंग्रेज़ यहाँ पर रहें, इस पर राज करें हमारे देश पर। और इनको इनके न्याय प्रिय लोग, इनको ये मानना था कि जो अंग्रेज़ हैं वो बहुत न्याय प्रिय लोग हैं, और वो भारत के साथ न्याय करेंगे, और अगर हम अपनी मांगें उनके सम्मुख रखेंगे तो वो ज़रूर ही हमारे साथ न्याय करेंगे। और इस काल में जो कांग्रेस ने देश की स्वतंत्रता की मांग कभी नहीं करी, केवल भारतीयों के लिए कुछ रियायतें ही मांगी।
और कुछ रियायतों में मैं पहले ही मांग बोल चुकी हूँ कि ये सब रियायतें, और ये सब जो रियायतें थी वो भी इन्होंने कोई अधिकार पूर्ण नहीं रखा, उसको बहुत याचना के रूप में उन्होंने ब्रिटिश के सामने रखा, और बहुत संवैधानिक ढंग किया, और कोई बहुत ज़बरदस्त विरोध नहीं किया इन सब मांगों के लिए। और अगर हम बात करें कि जो कांग्रेस के प्रति जो ब्रिटिश के ऑफिशियल लोग थे या जो अफसर थे, उनका क्या रुख था, उसकी बात करें कि पहले तो कांग्रेस के नाम बहुत नरम रुख था, कोई उनको कोई, लेकिन उनको सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। और क्या कहते हैं, ये जो शुरुआत में इनकी सरकारी रुख बहुत तटस्थ था, और लेकिन बाद में कुछ कभी मीटिंग में, उनके अधिवेशन में ब्रिटिश साम्राज्य ने बहुत सारी मदद भी करी। और अगर उदारवादी दल की नीतियों का मूल्यांकन हम करते हैं तो हम ये पाते हैं कि इनको क्राउन जो था उसके प्रति राजभक्ति थी। और जो पहला अधिवेशन में बहुत ये भी कहा गया कि उन्होंने नारे लगाए उनके प्रति, और उनकी ब्रिटिश साम्राज्य की वाहवाही में भी करी गई पहले अधिवेशन में। और तो फिर ये इस सब चीज़ों से अगर बहुत सारे नेतृत्व था जो इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं पसंद करता था, और उनके बीच में लाला लाजपत राय थे जो बार बार इस बात को लेके कटाक्ष करते थे, और जिसकी वजह से बहुत सारे ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस में कुछ सारे नेता में, कुछ लोगों में बहुत असंतोष था। और उसके बाद बहुत सारे कारण थे जो जिससे उग्रवादियों का भी उदय हुआ, जो 1905 में हुआ। लेकिन उसके पहले जो चीज़ें परिस्थितियां बन रही थी, जिस परिस्थितियों की वजह से उन लोगों में असंतोष फैल रहा था और उग्रवादी, और 1905 में विघटन हुआ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का, तो वो मैं अगले वीडियो में लाऊंगी। और अभी तक इस वीडियो में के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई आपको और प्रश्न हो तो इसके नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो के बाद में तो जो इसके प्रश्न होंगे या जो इसका असाइनमेंट्स होंगे वो मैं आपको स्टूडेंट्स गूगल क्लासरूम में दूंगी। धन्यवाद।